देखो यही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ भी चुके थे गॉस के प्रमेय में, और पहला हेडिंग पढ़ चुके थे गॉस का प्रमेय। सबसे पहले क्या बताया गया था आपको? क्षेत्रफल सदिश के बारे में। क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश को किस प्रकार सोचा गया, और जब इसके पहले वाली क्लास में बात हो रही थी इसी टॉपिक पर, तो ये बताया गया था कि गॉस प्रमेय को सही से पढ़ने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ों को आना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर जब तक मीनिंग हम नहीं समझेंगे तब तक हमको गॉस का प्रमेय बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले तो क्षेत्रफल को यहाँ पे क्या मान लिया गया है? सदिश माना गया है। क्या माना गया है? तो अगर सदिश है तो इसके पास दो चीज़ें होंगी, एक होगा बच्चा परिमाण, और दूसरा क्या होगा? दिशा। तो क्षेत्रफल सदिश में परिमाण और दिशा क्या है, किस प्रकार है, इसको कैसे हम लोग पता लगाएंगे? तो देखो परिभाषित क्या किया गया कि भाई कोई भी अगर क्षेत्रफल है, जैसे यहाँ पे कोई भी क्षेत्रफल ऐसे दिख रहा है आपको, देखो ये वाला क्षेत्रफल दिख रहा है ना, पूरा ये पृष्ठ दिख रहा है। अगर इस पृष्ठ पर लंबवत एक रेखा बाहर की ओर लगा दें जिसका परिमाण दिए गए क्षेत्रफल के बराबर हो, जिसका परिमाण दिए गए क्षेत्रफल के क्या हो? बराबर हो। अब जैसे मान लो जितना इस परिमाण है, परिमाण मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल लो, और उसी उतने ही परिमाण का आपको यहाँ पे एक लाइन खींचना पड़ेगा जिसकी दिशा लंबवत किधर की ओर बनानी है? बाहर की ओर बनानी है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश। ये किसकी परिकल्पना है? गॉस का। गॉस का प्रमेय पढ़ने के लिए आपको क्षेत्रफल सदिश का ज्ञान होना चाहिए। बात सबको समझ में आ रहा है? जैसे बच्चों बहुत बड़ा अगर क्षेत्रफल होता है ना, बहुत बड़ा क्षेत्रफल, तो इसके क्षेत्रफल सदिश का परिमाण भी क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। परिमाण भी क्या हो जाएगा? तो इसका एक उपाय ये लगाया गया, कहा गया कि भाई बहुत बड़े पृष्ठ का छोटा सा ऐसे क्षेत्रफल ले लो, बहुत बड़े पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लो जिसको हम अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अवयव। अवयव समझ में आता है ना जी? ये इसी का भाग है। अब बस छोटा सा अवयव ले लो और छोटे से अवयव पर ऐसे छोटा सा एक एरो जो है बाहर की तरफ बना दो, यही इसका क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। ये जो कलर किया गया है ये क्या है? अवयव है। किसका अवयव है? पृष्ठ का अवयव है, और पृष्ठ के अवयव का क्षेत्रफल बाहर की ओर है। क्योंकि यह अवयव इस पृष्ठ का है तो इसका मतलब पूरे का क्षेत्रफल सदिश भी किधर की ओर होगा? बाहर की ओर होगा। जो इसकी दिशा होगी वो पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। ये कुछ समझ में आया? पिछली कक्षा में क्लास में बात हो चुकी थी क्षेत्रफल सदिश का। अब अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल सदिश बनाना हम लोग ने सीखा था। कैसे? जैसे मान लो एक बेलन है, तो बेलन के पास कितने पृष्ठ होते हैं? 3 पृष्ठ होता है। बेलन के पास 3 पृष्ठ होता है, तो 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश एक इधर बाहर की ओर बना देंगे, एक इधर की ओर बना देंगे, और एक ऊपर की ओर ऐसे बना देंगे। समझ में आया? अगर कोई गोला है तो गोले में अगर हमको क्षेत्रफल सदिश बनाना है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसे कलर करेंगे, यहाँ छोटा सा अवयव लेंगे और लंबवत बाहर की ओर एरो दिखा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? अगर क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो क्षेत्रफल सदिश के बारे में अगर आपको समझना है, सिंपल सा हम क्या लिख सकते हैं? बाहर की ओर होता है। तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही एज्यूम करना इस चैप्टर में पूरा का पूरा, कहीं भी लेंगे पृष्ठ बनाएंगे और छोटा सा अवयव ले लेंगे और अवयव का क्षेत्रफल सदिश कर लेंगे। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलो आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है वैद्युत फ्लक्स। क्या रखा जाएगा नाम? वैद्युत फ्लक्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह समझ में आता है कि नहीं आता है? कोई चीज बह रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रवाह बोल सकते हैं। जैसे पानी का प्रवाह, हवा का प्रवाह। तो इस प्रवाह को एक और नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं? फ्लक्स। ठीक है, अब जैसे मान लो 2 टोटी है, टोटी जानते होगे, 2 टोटी है। अब कौन से टोटी से ज्यादा पानी आ रहा है, तेजी से पानी आ रहा है, कैसे पता लगाएंगे? तो बच्चों करना क्या है तुमको कि 2 बाल्टी लेना है, बाई 1 गेट 1 वाला, एक पर एक फ्री वाला, एकदम एक जैसा दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, एकदम एक जैसा होना चाहिए, बड़ा छोटा ना हो।
और दोनों टोटी को आप क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। टोटी को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे, जिससे यहां से पानी क्या होगा, नीचे की ओर गिरने लगेगा। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? अब जो बाल्टी सबसे पहले भर जाएगी, जो बाल्टी सबसे पहले भर जाएगी, तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है ना, इस टोटी से पानी का प्रवाह ज्यादा है। इस टोटी से जो पानी का प्रवाह हो रहा है वो क्या है, ज्यादा है। किसके तुलना में, इस टोटी की तुलना में। तो हम कहेंगे भाई यहाँ पानी का जो फ्लक्स है, इस टोटी का जो पानी का फ्लक्स है वो क्या है, ज्यादा है। ये बातें समझ में आया? अब जैसे इस कमरे में पंखे लगे हुए हैं, हर एक पंखे के नीचे खड़े हो जाओ तो तुमको खुद का अनुभव हो जाएगा किसका हवा तेज है, किसका हवा कम है। तो जिसका हवा तेज है तो हम क्या कह सकते हैं, इस पंखे का जो हवा का फ्लक्स है वो क्या है, ज्यादा है। और जिसमें हवा कम आएगा उससे कह देंगे कि इस पंखे के हवा का फ्लक्स क्या है, कम है। तो फ्लक्स एक तरीके से चीजों को, या जो चीजें हमारे आसपास हैं, एक नापने का तरीका हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम वैद्युत क्षेत्र को भी इसमें नापते हैं। वैद्युत क्षेत्र को भी हम लोग इससे नाप सकते हैं कि कहाँ वैद्युत क्षेत्र अधिक है और कहाँ वैद्युत क्षेत्र कम है। कॉपी देना, कॉपी। अब देखो, मान लो एक और हम फ्लक्स नाप रहे हैं, प्रकाश का फ्लक्स नापना चाहते हैं। ठीक है, किसका नापना चाहते हैं, प्रकाश का फ्लक्स नापना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कॉपी ज्यादा चमक रही होगी, चमक रहा है, और यहाँ चमक क्या हो गई है, यहाँ की तुलना में कम है कि नहीं है ना, दिख रहा होगा भाई, देखो, और यहाँ कम है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ प्रकाश का फ्लक्स क्या है, और यहाँ प्रकाश का फ्लक्स, यानी एक फ्लक्स को हम किससे नाप दिए, इस कॉपी से, पेज से नाप दिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस इसी तरह से व्यवस्था लगा के हम वैद्युत क्षेत्र में बताएंगे कहाँ वैद्युत क्षेत्र अधिक है, कहाँ वैद्युत क्षेत्र कम है। तो थोड़ा ध्यान देना। मान लीजिए कि अपने पास कुछ वैद्युत क्षेत्र हैं, ठीक है, कुछ वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं हम, दो वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। एक ऐसे लाइनें खींच लेते हैं, एक यहां बना लेते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र ज्यादा प्रभावशील है, कौन सा क्षेत्र ज्यादा प्रभावशील है। एक पेज देना तुमको, पेज। कौन सा वैद्युत क्षेत्र प्रभावशील है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा वैद्युत क्षेत्र प्रभावशील है। आपको करना क्या है कि इस वैद्युत क्षेत्र में यहां पर एक लंबवत पृष्ठ रखना है, रखा गया, और इस लंबवत पृष्ठ से कितनी लाइनें गुजर रही होंगी, इस लंबवत पृष्ठ से कितने लाइनें गुजर रही हैं, टच करके कितनी लाइनें जा रही हैं, अरे गिन लो भाई, 5 जा रहा है ना, कितनी जा रही हैं, और यहाँ कितनी जा रही हैं, तो यहाँ फ्लक्स 5 हो गया, यहाँ फ्लक्स क्या हो गया, 3 हो गया। तो कहाँ ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, पहले वाले में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ज्यादा, और दूसरे वाले में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे पता लगाए, कैसे पता लगाए भाई, जितनी रेखाएं लंबवत गुजर रही होंगी इस पृष्ठ से, उसी को हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। और जहां वैद्युत फ्लक्स ज्यादा है वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ज्यादा, और जहां वैद्युत फ्लक्स कम है वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कम है। ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो यहाँ क्या समझा रहे थे हम लोग, क्या समझ रहे थे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स, ये ना समझ रहे थे। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, बड़ा सिंपल सा केस है कि आपने एक पेज लिया और पेज से बता दिया कौन सा क्षेत्र प्रबल है, कौन सा क्षेत्र क्या है, दुर्बल है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भैया यहाँ पेज रखो, कितनी लाइनें गुजर रही हैं, और यहाँ पेज रखो, कितनी लाइनें गुजर रही हैं, 5 लाइनें। तो यहाँ से लंबवत 5 लाइनें गुजर रही हैं, और यहाँ से लंबवत क्या हो रही हैं, 3 लाइनें गुजर रही हैं। ध्यान ये रखना है कि आपको हमेशा कैलकुलेशन लंबवत रेखाओं का ही करना है। क्या करना है आपको, लंबवत रेखाओं का ही करना है, ठीक है। अगर रेखा लंबवत नहीं गुजर रही है तो उसका भी एक तरीका, घटक वगैरह तोड़ के भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना है बच्चों कि कभी भी जब हम लोग यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स को काउंट करें, उसकी गणना करें, तो गणना करते समय जो रेखाएं वो पृष्ठ से कैसी होनी चाहिए, लंबवत गुजरनी चाहिए। समझ में आया? तो क्या आपको पता हो गया कि वैद्युत फ्लक्स यहाँ का ज्यादा है, यहाँ का क्या है? क्लियर, मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं, इस आधार पर क्या कह सकते हैं कि सर वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई लिखते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये जो फाई ई है
वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम इसको बढ़ाते हैं, यहाँ कितनी लाइनें गुजर रही थी, 3 लाइनें, अगर एक लाइन और खींच देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ी कि घटी? क्या सबूत है? देखो जहाँ 3 फ्लक्स था अब कितना हो गया, तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना। क्लियर है कि नहीं है? यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाते समय वैद्युत फ्लक्स भी क्या होता है। नहीं समझ में आया? आ रहा मेरी बात सबको समझ में? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है कि नहीं है? चलो तो एक बात समझ में आ गया कि भाई भैया फाई ई समानुपात होगा किसके, फाई ई समानुपात होगा किसके, ई के समानुपात होगा। किसके होगा? ये कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दूसरा यहाँ देखो, अब यहां से गुजरने वाली रेखाओं को गिनेंगे बच्चों, यहां से गुजरने वाली रेखाओं को गिनेंगे, यहां से गुजरने वाली रेखाओं को गिन लेंगे। फिर से हम बना लेते हैं, एक यहां पे कुछ लाइनें बना लेते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है। अब यहां पे ध्यान दो, यहां कितने लाइनें गुजर रही इससे, 2, अब 4, अब समझ में आ रहा है? अब बताओ क्षेत्र एक ही है कि नहीं है? क्या मैं क्षेत्र बदल रहा हूं? एक ही क्षेत्र में फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। एक ही क्षेत्र में फ्लक्स क्या हो जा रहा है? ये कैसे हो जा रहा है कि हम क्षेत्र भी परिवर्तित नहीं कर रहे और एक ही क्षेत्र में फ्लक्स बढ़ते जा रहा है? लंबवत है। अच्छा बताइए, यहाँ कितने लाइनें गुजर रही हैं इससे? 2 लाइनें गुजर रही हैं। अब कितनी लाइनें गुजर रही हैं? और अब कितनी लाइनें गुजर रही हैं? तो लाइन बढ़ कैसे रहा यार? लाइन कैसे बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स कैसे बढ़ रहा है? बता पा रहे हो भैया? यहाँ कितनी लाइनें हैं? 3 हैं। अब कितनी लाइनें हैं? और अब कितनी लाइनें गुजर रहा है इससे? 6। क्या हो रहा है, क्यों ऐसे बढ़ते जा रहा है? बस बात खत्म। यही सुनना चाह रहे थे कि पृष्ठ का क्षेत्रफल सर आप बढ़ा रहे थे। कुछ समझ में आया? अब पता नहीं आप जो भी सोचें उससे हमको नहीं मतलब है, हम इसका क्षेत्रफल क्या कर रहे थे। यानी अगर हम इसका क्षेत्रफल भी बढ़ाएंगे, जब क्षेत्रफल भी बढ़ाएंगे तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ हमको ये समझ में आ गया कि जो फाई ई का मान है वो किसके समानुपात होगा, ए के। यानी अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ेगा। हम ए ना लिखकर एक और चीज लिखना चाहेंगे, डी ए लिखना चाहेंगे। ए ना लिखकर हम क्या लिखना चाहें बच्चों, डी ए लिखेंगे, क्योंकि अगर हमको क्षेत्रफल बढ़ाना है तो बाद में चलकर इसका समाकलन कर देंगे। किसका समाकलन कर देंगे? डी ए का, वो बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आया? यानी वैद्युत फ्लक्स 2 चीजों पर भी निर्भर कर चुकी है। पहला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, दूसरा किस पर निर्भर किया है? क्षेत्रफल पर निर्भर किया है। ये बातें सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा और ध्यान देना, थोड़ा और ध्यान देना इस चीज को। ये जो नया चैप्टर है इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? क्या ध्यान देना, ध्यान से सुनिए। अभी क्या है, एक और हम क्षेत्र बना लेते हैं। हमारे पास क्षेत्र है बच्चों, ध्यान लो। एक ही मान लो बना लेते हैं, एक ही हो गया वैद्युत ये क्षेत्र रेखा, एक ही मैंने बना लिया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब बताइए यहाँ पर ये कितनी लाइनें गुजर रही हैं? देखो लाइनें गुजरती हैं कैसे। लाइनें अगर ऐसे जा रही हैं, ऐसे पृष्ठ के लंबवत हो रही हैं, लाइनें अगर पृष्ठ के लंबवत हो रही हैं, पेन लाना तो एक लाओ, एक पेन वो लाओ तो, हाँ ये वाला। बच्चों अगर लाइन ऐसे गुजर रहा है पृष्ठ से ऐसे, तो फ्लक्स में काउंट नहीं होगा, फ्लक्स में गणना नहीं करेंगे। अगर रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं ऐसे, तब ये फ्लक्स में काउंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? गणना कैसे करनी है समझ में आ रहा है? अगर ये टच होके जा रहा है तो फ्लक्स 0 है, ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अगर ऐसे हाथ को ऐसे काटेंगे फ्लक्स नहीं होगा, आपको ऐसे घोंप देना है तो फ्लक्स में काउंट होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपने ऐसे टच करके ले गए हो, रेखा अगर यहाँ पे स्पर्श होके गई है, तो क्या ये फ्लक्स बनाएगा? इसको फ्लक्स में गणना हम लोग नहीं करेंगे। अभी नहीं आया समझ में? आया समझ में? लेकिन अगर ऐसे जा रहा है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो उसको हम लोग फ्लक्स में क्या करेंगे? काउंट करेंगे, गणना करेंगे। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या फ्लक्स, यहाँ कितने रेखाएं गुजर रही हैं? देखो यहाँ कितनी रेखाएं गुजर रही हैं? हाँ 0 है। यहाँ कितनी रेखाएं गुजर रही हैं?
और यहां से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं? एक गुजर रही है। यहां कितनी रेखाएं गुजर रही हैं? यहां, मेरी बात सबको समझ में आया? नहीं आया? क्लियर आ रहा है? थोड़ा 2-4 लाइन और बढ़ाते हैं। बढ़ा दिए भाई? 2-4 लाइन और बढ़ा दिए। अब बताइए कितनी रेखाएं गुजर रही हैं? अभी कितनी रेखाएं गुजर रही हैं? अब कितनी? नहीं समझ में आया? आ रहा समझ में? अभी भी 3 गुजर रही हैं और अब कितनी? क्या मैंने क्षेत्र बदला? क्या मैंने क्षेत्रफल बदला? तो वैद्युत फ्लक्स बदल कैसे रहा है? वैद्युत फ्लक्स कैसे बदल रहा है सर? आप उसमें क्षेत्र में घुमा रहे हैं इसको। जब कोण बदल रहे हैं तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो रहा है? यानी कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है, और साथ में कोण पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कोण पर निर्भर करता है। अच्छा, अभी ये चैप्टर शुरू हुआ आज चैप्टर शुरू हुआ है। इसके पहले मैंने क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताया था। ये पृष्ठ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इसके पास पृष्ठ है, इसके पास क्षेत्रफल है कि नहीं है? क्षेत्रफल है ना। तो अगर इसके पास क्षेत्रफल है तो इसका एक सदिश होगा। मैंने अभी बताया था कि जो क्षेत्रफल किसी के पास रहता है तो उससे एक सदिश जुड़ा रहता है जिसकी दिशा लंबवत किधर की ओर होती है? बच्चों, जब बंद आकृति रहता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब आकृति कैसी रहती है? बंद आकृति रहती है, तब हमेशा क्षेत्रफल सदिश को बाहर बनाना चाहिए। क्षेत्रफल सदिश को किधर बनाना चाहिए? बाहर। और जब खुली आकृति रहती है, अर्थात एक पृष्ठ जब रहता है, एक पृष्ठ है कि नहीं है? जैसे ये पृष्ठ है ना? इसके बाद 2 मुक्त पृष्ठ होंगे, एक इधर का एक इधर का। जब ये खुला आकृति है, कैसी आकृति है? क्या इसमें आप छिप पाएंगे? क्या इस डब्बे में छिप पाएंगे? छिप जाओगे ना। तो जिसमें छिप गए बंद आकृति है, और जिसमें नहीं छिप पा रहे हो क्या है? खुला है। खुले जब आकृति रहेगा, ध्यान समझेंगे, जब खुला आकृति रहेगा तो स्वेच्छा से आप क्षेत्रफल सदिश ले लेंगे। स्वेच्छा का मतलब या तो आप इधर भी ले सकते हैं या तो इधर भी ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे देखो कौन सी आकृति है? खुली आकृति है कि नहीं है? ये भी खुली आकृति नहीं है, तो हम कहीं भी क्षेत्रफल सदिश ले सकते हैं। मान लेते हैं कि यह इस पृष्ठ का ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश। यह इस पृष्ठ का क्या है बच्चों? अब जब नारंगी रंग का पेन, अब यहाँ ध्यान दो, ये जो पीला वाला दिख रहा है ये वैद्युत रेखा है। पीला वाला क्या है? जब नारंगी रंग का पेन ऐसे समांतर इसके रखा है, ऐसे रखा हुआ है, तो हम कहेंगे 0 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का? और जब ऐसे रखेंगे तो कहेंगे 90 अंश का कोण बन रहा है। अभी नहीं आया समझ में? आया समझ में? ये कितने अंश का कोण है बच्चों? और ये कितने अंश का है? 90 अंश का कोण है। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? चलो, अब हम कोण जो है पृष्ठ से नहीं देखेंगे, उसके क्षेत्रफल सदिश से देखेंगे। कोण हमको कहां से देखना है? क्षेत्रफल सदिश से देखना है। बताइए कितना फ्लक्स गुजर रहा है? एक गुजर रहा है। अरे भाई, इसे काटते हुए जा रहा है ना। कितना फ्लक्स गुजर रहा है? एक गुजर रहा है। कितने अंश का कोण बन रहा है? हाँ, 0 अंश का। आप किससे कोण देखे हो? क्षेत्रफल सदिश से। जो लोग पृष्ठ से देख रहे हो गणना नहीं कर पाएंगे। पृष्ठ से आपको देखना ही नहीं है। आपको देखना कहाँ है? अरे हाँ ना बोलो, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो भैया यहां से इससे कितने अंश के कोण पर है? 0 अंश के कोण पर है। तो 0 अंश के कोण पर कितना फ्लक्स है? 1। 0 अंश के कोण पर कितना फ्लक्स है? अभी बताओ कितने अंश का कोण बन रहा है? कितना फ्लक्स? हाँ, वेरी गुड। कितना फ्लक्स? हाँ। या तो भैया तुम कसम खा के आए रहते हो कि हम तुरंत भूलेंगे बात। चले, एक फ्लक्स कैसे गुजर रहा है हमको समझाओ। मैंने कहा था कि स्पर्श करके जब जाएगा, ऐसे स्पर्श करके जाएगा तो क्या होगा? उसको काउंट नहीं करना है। क्लियर है? हमेशा किसको करना है? जो लंबवत जा रहा है। यहाँ कितना फ्लक्स गुजर रहा है? अरे लाइन टच हो रही है, इसको फ्लक्स में गिनोगे क्या? ये जो पेन है ऐसे अगर स्पर्श जा रहा फ्लक्स में गिनोगे क्या? नहीं गिनोगे। और इसको फ्लक्स में गिनोगे क्या? गिन लोगे ना इसको फ्लक्स में हम नहीं गिनेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो कितना फ्लक्स गुजर रहा है? 0। और कोण कितना बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। यानी 90 अंश के कोण पर कितना बन रहा था? 0 बन रहा था। अब सोच के बताओ, ये साइन का मान लिखे कि कॉस का? साइन का। वेरी गुड। साइन 0 का मान होता है 1 और साइन 90 का मान होता है 0। तो तुम्हें, अरे भाई जो तुम बता रहे हो तो वही हम काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गलत हो गया।
मैंने कहा ये किसका मान लिखा गया, कैसे लग रहा है आपको? साइन का, कॉस का लग रहा है? कॉस का लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। अभी नहीं आया? आया समझ में? ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा है? कॉस को। मेरी बात सबको समझ में आया? तो हम ये लिख सकते हैं ना कि सर जो फाई ई है वो ई और डीए के साथ साथ कॉस थीटा पर भी निर्भर करता है। अरे हाँ ना, बताओ। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? अब बताइए वैद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, और किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और किस पर निर्भर करता है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हेड डालिए वैद्युत फ्लक्स। हो गया? इसमें लिखो वैद्युत फ्लक्स निम्नलिखित भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। पहला क्या है बच्चों? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीए, और फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? कॉस थीटा। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, और ये समीकरण नंबर क्या है? 3 है। अरे हाँ ना, बताओ। अब क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1, 2 तथा किससे? 3 से। तो हम फाई ई इक्वल टू, या फाई ई समानुपात लगाएंगे ना, और ये हो जाएगा ई डी ए, क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। समानुपात हटाएंगे तो आपको बराबर एक नियतांक लगाना पड़ेगा, होगा ना? अब ये पाया गया कि k का मान क्या रखना उचित है? यहाँ पे 1 रखना उचित है। तो हम यहाँ पे फाई ई बराबर क्या लिख सकते हैं? ई डी ए कॉस थीटा। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रहा है? यहाँ पे आपको फ्लक्स निकालने का एक सूत्र मिल गया, फाई बराबर ई डी ए क्या? कॉस थीटा। नोट कर लो इसको। अच्छा देखो, इसका सदिश रूप लिखना है। कौन सा रूप लिखना है? अब देखो 11वीं कक्षा में तुमको बताया गया था कि बच्चों अगर ए बी कॉस थीटा होता है तो ए डॉट बी लिखा करो, और अगर ए बी साइन थीटा होता है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी। याद आ रहा होगा? पढ़े होगे तब याद आएगा, है ना? तो आप यहाँ पे देखो डॉट और क्रॉस लिखने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा को हम क्या लिखे? क्रॉस में लिखे कि डॉट में लिखे? डॉट में लिखना चाहिए। ई डी ए कॉस थीटा को हमको किस में लिखना चाहिए? डॉट में लिखना चाहिए। तो भैया इसका सदिश रूप क्या होगा? तो इसका सदिश रूप अगर लिखना है तो लिखेंगे फाई ई, और लिखेंगे वेक्टर ई डॉट क्या? डी ए। लिख सकते हैं क्या? अच्छा बच्चों याद रखो, जब डॉट प्रोडक्ट होता है, जब डॉट गुणन होता है, तो दो वेक्टर का डॉट गुणन, दो वेक्टर का कैसा गुणन? दो वेक्टर का डॉट गुणन हमेशा अदिश राशि को जन्म देता है। कौन सी राशि को जन्म देता है बच्चों? दो वेक्टर का कौन सा? डॉट गुणन हमेशा कौन सी राशि को जन्म देता है? अदिश राशि को जन्म देता है। अब बताओ यहाँ दो वेक्टर का डॉट गुणन है कि नहीं है? तो ये कौन सी राशि को जन्म देगा? अर्थात हमारा जो फाई ई है ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? मेरी बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसका जो फाई ई का मात्रक निकाल लो। फाई ई का मात्रक, तो बच्चों फाई ई का हमको मात्रक निकालना है, तो हम फाई का मात्रक क्या निकाल सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर का वर्ग। समझ में आया? ये बच्चों हमारा फाई का मात्रक है। हमारा क्या है? फाई का मात्रक है। एक और मात्रक होता है, अन्य मात्रक क्या है? अगर अन्य मात्रक की बात करें तो फाई ई का अन्य मात्रक, देखो वैद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, जो आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। वैद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है क्या? वोल्ट प्रति मीटर, जो आगे चलकर आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ रखते हैं वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट क्या? प्रति मीटर। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? देखिए क्षेत्रफल दिख रहा है यहाँ पे, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर वर्ग। नहीं समझ में आया? अब यहाँ से एक घात कम हो गया, तो फाई ई का एक अन्य मात्रक हो गया वोल्ट गुणे में क्या? मीटर। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये वाला पोर्शन हो गया था शायद, ये वाला हो गया था ना ये? मेरी बात सबको समझ में आ रही है भाई? अब हम फाई ई का फाई ई की बीमा निकालते हैं। फाई ई की बीमा, बीमा समझ में आता है कि नहीं आता है?
आता है ना, फाई का क्या निकालने वाले हैं, बीमा। तो देखिए बीमा कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र देख लेते हैं। अच्छा यहां से निकालते हैं, यहां से। ये बल है ना, न्यूटन, बल का क्या होता है, mlt माइनस 2 होता है ना ये। कूलाम का क्या होता है, t, और यहाँ पे l स्क्वायर, ये इसकी बीमा है। बाकी सबको ऊपर लिखते हैं तो हो जाएगा m, यहाँ l क्यूब, और t पे -3, a पे -1 लिख सकते हैं क्या। ये किसकी बीमा है, फाई ई की बीमा है। किसकी बीमा है बच्चों, फाई ई की बीमा है। नहीं समझ में आई बात, आ रहा समझ में, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से आप कहां तक नोट करने वाले हैं, यहां तक हो गया भाई, हो गया ना सबका। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि वेक्टर E बराबर 2i कैप 3j कैप 5k कैप न्यूटन प्रति कूलाम, और वेक्टर A बराबर 3i कैप 5j कैप और 3k कैप मीटर स्क्वायर हो, तब पाई ई का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेक्टर ई दिया है, वेक्टर क्या दिया है, ए दिया है, और किसको निकालना है, क्या निकालना है आपको, पाई का मान निकालना है। तो हम लोग को पता ही है फॉर्मूला, जो इसका वेक्टर रूप का जो सूत्र होता है, सॉल्यूशन में आते हैं बच्चे, जो वेक्टर रूप का जो सूत्र होता है वो होता है पाई ई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। हाँ, जैसे अगर डी ए रहता तो डी ए लिखता मैं, ए है तो क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। ये समझ में आया, कोई दिक्कत, क्लियर है कि नहीं है। 11वीं कक्षा में बच्चों आपने क्या पढ़ा है कि आई डॉट आई का जो गुणा होता है 1 हो जाता है, और आई डॉट अगर जे का गुणा हो, के का गुणा हो तो वो 0 हो जाता है। जे डॉट जे का गुणा क्या होता है 1, और के डॉट के का गुणा 1 होता है। बाकी अगर दूसरे में गुणा आप कर रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, 0 मान आएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए याद रखना, केवल अगर डॉट प्रोडक्ट है तो केवल आई का गुणा आई में कर देना, जे का जे में कर देना, और केवल के का के में कर देना, क्योंकि बाकी सब चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, 0 हो जाएंगी। तो हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या होगा, ध्यान दें। हमारा जो सोल्यूशन है तो फाई ई, वेक्टर ई की वैल्यू है 2i कैप 3j कैप 5k कैप, है ना ये, और डॉट वेक्टर ए की वैल्यू है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। लिख सकते हैं क्या, मैंने किस में गुणा करना सिखाया है, i का i में गुणा करो। समझ में आ रही है बच्चों। अगर हम i का i में गुणा करेंगे तो देखो 2 और 3 का गुणा होगा 6 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, i डॉट i। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई स्क्वायर नहीं होगा। आप अगर देखे होंगे, पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग किसका गुणा किस में करेंगे, तो ध्यान दो, जे का गुणा जे में कर देंगे केवल, तो कितना आएगा बच्चों, प्लस 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 ही रहेगा। 3 और 5 का गुणा 15, और ब्रैकेट के अंदर जे डॉट जे। अरे हाँ ना, बताओ समझ में आ रहा है। अब उसी तरीके से 5k का गुणा हम इसमें कर देंगे तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही आएगा, 5 और 3 का गुणा 15 आएगा, और k और डॉट k। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, इन सब की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो फाई ई बराबर 6 ब्रैकेट में 1 हो गया, प्लस 15 ब्रैकेट में 1 हो गया, प्लस 15 ब्रैकेट में क्या हो गया 1। तो ये हो गया 15 दूना 30, और 6 कितना हो गया बच्चों, 36। और मात्रक इसका क्या बताए थे, एक है वोल्ट मीटर भी तो होता है, तो वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। हाँ भाई 36 हो गया, ये कोई दिक्कत। तो 36 वोल्ट मीटर, ये इसका हो गया आंसर। नोट कर लो इसको भी। तो दो इस चैप्टर का 2 हेडिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक है क्षेत्रफल सदिश और एक है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है।
अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे कल। वैद्युत फ्लक्स समझ में आ गया होगा, कैसे उपयोग करते हैं ये समझ में आ गया। अब कल एक और हम लोग इसका नया पार्ट देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है।